नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तर प्रदेश में 3-4 महीने के बाद चुनाव होना है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से समीकरण को बैठाने की कोशिश में लगी है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि बड़े दलों से नहीं बल्कि छोटे दलों से उनका गठबंधन होगा ताकि जाति धर्म के आधार पर समीकरण को सटीक बैठाकर बीजेपी को मात देने की पूरी कवायद कर सके। बीजेपी के पास है योगी मॉडल। बीजेपी डबल इंजन की सरकार का दावा करेगी। साथ ही साथ योगी सरकार ने 4.5 साल में जो काम किया उसे भी जनता के बीच में ले जाएगी। लेकिन सिर्फ इसी पर काम चलेगा क्या? क्योंकि बहुत ऐसे मसले हैं जिस पर बीजेपी को विपक्ष घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि कांग्रेस कहां है, कांग्रेस क्या सेल्फ गोल करने में लगी है। बीएसपी 4 महीने पहले जितनी एक्टिव थी, आज की तारीख में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, बीएसपी जैसे खामोश होती जा रही है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं। आम आदमी पार्टी का भी एक अलग रोल दिख रहा है क्योंकि संजय सिंह अखिलेश यादव से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कई सियासी कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मिशन 2022 के लिए यूपी में सियासी घमासान। बीजेपी के सामने क्या टिकेगा विपक्ष का गठबंधन? जनता को योगी मॉडल पसंद या गठबंधन पर करेगी भरोसा? चुनाव से पहले यूपी में गठबंधन तेज है। यूपी के लड़के पार्ट 2 का प्रयोग हो रहा है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी को साधने के लिए अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि यूपी में बीजेपी बनाम सपा गठबंधन की लड़ाई ही देखने को मिलेगी। कांग्रेस सेल्फ गोल करने में लगी है। बीएसपी 4 महीने पहले एक्टिव दिख रही थी, चुनाव नजदीक आते ही जैसे थकी थकी लग रही है। वहीं बीजेपी हमेशा की तरह मारक रणनीति से लक्ष्य 350 को पाने के लिए जी जान से लगी है। फिर भी सवाल है कि गठबंधन से पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कितना असर हो सकता है। पश्चिमी यूपी का अगर हिसाब किताब देखें तो पश्चिमी यूपी में विधानसभा सीटों की संख्या 136 है। बीजेपी को 2017 में 109 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 20, बसपा के खाते में 3, कांग्रेस 2 सीटें जीत पाई थी और आरएलडी मात्र 1 सीट ही जीत पाने में कामयाब रही थी। 2017 के चुनाव में बीजेपी का पश्चिमी यूपी में बड़ा जनाधार रहा है। उस वक्त जाट का वोट आरएलडी की जगह बीजेपी को चला गया। लेकिन इस बार किसान आंदोलन का असर है। जाट और मुस्लिम को एक साथ करने की कवायद है। तभी जयंत और अखिलेश साथ साथ आ रहे हैं। जयंत जाट वोट को साधने में लगे हैं, जबकि मुस्लिम वोट को अखिलेश यादव साधने में लगे हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि जनता का साथ बीजेपी के साथ है, लेकिन जातीय समीकरण कुछ और ही कह रहा है। यूपी में जाट की आबादी 4% है। वहीं पश्चिमी यूपी में जाट आबादी 20% है। वहीं यूपी में मुस्लिम आबादी 20% है, जबकि पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों की आबादी 35 से 40% तक चली जाती है। 136 सीटों पर जाट मुस्लिम का असर है, जबकि 55 सीटों पर जाट मुस्लिम का वोट निर्णायक है। छोटे छोटे दलों के साथ अखिलेश गठबंधन कर बीजेपी की वोट बैंक में सेंधमारी करने की फिराक में है। बीजेपी इस बार जनता के सामने अपने काम को लेकर जाएगी, लेकिन सवाल है कि योगी के काम पर जनता मुहर लगाएगी या फिर विपक्ष के गठबंधन पर ही जनता भरोसा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। जी हाँ, यही तो सवाल है कि योगी मॉडल जनता के बीच में पूरी तरह से काम कर जाएगा या फिर विपक्ष जिस तरह से गठबंधन बना रहा है, गठबंधन पर जनता भरोसा करेगी। कुछ कहना मुश्किल है।
वैसे कई समीकरण तो ऐसे लग रहे हैं, उसके आधार पर लग रहा है कि विपक्ष का गठबंधन कुछ काम करेगा, लेकिन समीकरण तो ऐसे ही थे 2017 में भी। फिर भी बीजेपी एक चमत्कारिक जीत हासिल करके दिखाई थी। क्या है किसके पिटारे में, किस पार्टी के पिटारे में क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। संजय चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जावेद अहमद जी इस वक्त हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। जावेद अहमद जी, स्वागत है आपका। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस के नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ेंगे थोड़ी देर के बाद। संतोष यादव इस वक्त हैं, प्रवक्ता आरएलडी के। संतोष यादव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अक्षय आर्य, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। अक्षय आर्य, बहुत बहुत आपका स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। सुनील, छोटे छोटे दलों से गठबंधन, बाकायदा बड़े दलों से दूरी बनाकर समाजवादी पार्टी इस बार रखी है। छोटे दलों का कितना असर होगा, और क्या ये इतना बड़ा असर होगा कि योगी मॉडल फेल हो जाएगा, 4.5 साल का काम फेल हो जाएगा, बीजेपी जो तमाम विकास के दावे कर रही है वो फेल हो जाएगा? क्या लग रहा है डॉक्टर सुनील, या फिर सब कुछ अभी गुब्बारा है, फुलाने की कोशिश हो रही है, चुनाव आते आते तक सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इसमें कितनी हवा थी? तो गौरी शंकर जी, ये पूरा परिदृश्य हम देखें उत्तर प्रदेश का, तो जिन जिन छोटे दलों से गठबंधन की जो बात हो रही है, यदि हम पिछले 2 दशक की बात करें तो कभी छोटे दलों को जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। या 2017 और 2019 और 2014 में जिन दलों के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया था, उन गठबंधन राजनीतिक दलों को क्या मिला? केवल चुनाव के समय तक गठबंधन रहते हैं। चुनाव के बाद जैसे ही रिजल्ट आते हैं, उसके बाद हमेशा बड़ी पार्टी की चलती है। और कोई भी बड़ा राजनीतिक दल छोटे दलों को पनपने नहीं देता। वो कांग्रेस की गलती नहीं करेंगे जो कांग्रेस ने तमाम प्रदेशों में किया कि छोटे छोटे राजनीतिक दलों से गठबंधन किया, और वो छोटे छोटे राजनीतिक दल कहां पहुंच गए और कांग्रेस कहां पहुंच गई। बीजेपी नहीं चाहती कि इस तरीके का परिदृश्य पैदा हो। वही स्थिति समाजवादी पार्टी की है कि समाजवादी पार्टी की जिन राजनीतिक दलों से गठबंधन की बात चल रही है, वो समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि वो जगह यहां छोटे छोटे दल बना पाए, क्योंकि जो वोट बैंक समाजवादी पार्टी का है उसी में से बंटवारा होगा, और जब बंटवारा होगा, जब वो स्थापित हो जाएंगे, तो नुकसान सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को होगा। और ये अखिलेश यादव जी अभी इसलिए खुल के नहीं कह पा रहे कि मोल भाव चल रहा है। कोई उप मुख्यमंत्री के दाव की बात कर रहा है, कोई अब बताइए लोक दल में ये बात निकल के आ गई कि समाजवादी पार्टी के तो लोग होंगे, लेकिन लोक दल का चुनाव चिन्ह होगा। ये कैसे गठबंधन हो सकते हैं? आप अपने लोग दे दोगे और चुनाव चिन्ह उन पर रखोगे? ये थोड़ी सी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं जहां लोग पचा नहीं पा रहे हैं। क्या मैं थोड़ी देर के बाद अब आता हूं आपके पास, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं अलग अलग पार्टियों के, सब लोगों के पास धीरे धीरे आते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो आपने उठाया कि आप जो गठबंधन हो रहा है, इस गठबंधन के पीछे, दरवाजे के पीछे जो एक्चुअली जो डीलिंग हो रही है ना, वो लोगों को समझ में नहीं आ रही है। जनता कंफ्यूज्ड होगी कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में किस तरह का गठबंधन हो रहा है। एक सीट जीतने वाली आरएलडी के ऊपर क्या समाजवादी पार्टी इतना भरोसा करेगी? 36 सीट देने की बात आ रही है, 36 सीट देगी क्या समाजवादी पार्टी? बाकायदा कई सवाल हैं जो संतोष यादव से हम पूछेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन संजय चौधरी के पास इस वक्त हम आते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। संजय जी, योगी मॉडल की खूब बात हो रही है। योगी मॉडल में सब कुछ आ जाता है, कोरोना प्रबंधन से लेकर के विकास और हाईवे, एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, किसानों और गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान, तमाम तरह के जो दावे आप लोगों की तरफ से किए जाते हैं। दावों की सच्चाई जमीन पर कितनी दिख रही है ये अलग बात है, लेकिन विपक्ष आपके दावों में यकीन नहीं करता। जनता करती है नहीं करती, देखिए सवाल नहीं है, विपक्ष लेकिन नहीं करता है। मैं जानना चाहता हूं, गठबंधन देख रहे होंगे, तमाम पार्टियों का गठबंधन चल रहा है, बीजेपी अपनी उसी रणनीति पर चल रही है जिस पर चल रही थी, या फिर सब कुछ देखते हुए कुछ बदलाव करना चाहेगी बीजेपी अपनी रणनीति को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो 24 घंटे और 365 दिन काम करता है, लगातार काम करता है। तो हमारी सबसे बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की ताकत भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। और जैसा आपने देखा होगा कि संगठनात्मक संरचना के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव के उस दौर में पहुंच गई है जहां लोग अंतिम 2-3 दिन में पहुंच पाते हैं। हमारा बूथ का तक संगठन और बूथ के नीचे की स्थिति ऐसी है कि आपने पिछले 2 दिनों में देखा होगा
जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगभग 30,000 बूथ प्रमुख एक स्थान पर एकत्रित हुए और लगभग 23,000 एक स्थान पर एकत्रित हुए। ये उत्तर प्रदेश के छठे अंश का बूथ अध्यक्ष थे जो उस माननीय नड्डा जी के कार्यक्रम में आए। तो निश्चित रूप से हमारा आधार संगठनात्मक है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर काम करती है, वैचारिक आधार पर कार्यक्रम चलाती है। ठीक है सर, एक मिनट सर। देखिए ये दरअसल बहुत ही सीधा जो सवाल मेरी तरफ से पूछा गया, एक सीधा सा सवाल था, सीधा सा इसका जवाब था। लेकिन अब थोड़ा कठिन चीजें आ सकती हैं आपके पास, और वो कठिन चीजें हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान के मसले पर। ठीक है, तीनों कृषि कानून वापस ले लिया गया, लेकिन तभी माहौल उसी तरह का बना हुआ है। इस पर बीजेपी फिर किस तरह की रणनीति है ना, बीजेपी के पास एक अलग रणनीति होनी चाहिए कि आपने तीनों कृषि कानून वापस भी ले लिया, तभी किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसका सीधा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आपने अगर निरपेक्षता के आधार पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही इस सरकार में गांव, गरीब और किसान के लिए काम किया है। गांव की स्थिति जहां पर उनके किसानों के रहने के लिए आवास की सुविधा हो सकती है। गांव की महिलाओं की कितनी बड़ी समस्या थी कि अगर आपने देखा होगा गांव से संबंध होगा किसी मतलब ठीक है सर, मतलब आप ये कह रहे हैं संजय चौधरी जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई कितना भी गठबंधन कर ले, हमारा योगी मॉडल, हमारा विकास का मॉडल, बीजेपी का जो एक विजन है, जिस तरह से संगठनात्मक तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, 360 का जो 350 का लक्ष्य रखे ना, 350 का जो लक्ष्य है उसको भेदने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं आप लोग। सर चलिए मैं आता हूं सर, थोड़ी देर के बाद मैं आता हूं। इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि पहले भी इस तरह के दावे बीजेपी की तरफ से होते रहे हैं, और बीजेपी अपने दावों में सटीकता के साथ हमेशा जमीन पर उतरती रही है। इस बात पे तो कोई शक नहीं है। इस बार उतरेगी नहीं उतरेगी अलग बात है, लेकिन विपक्ष को बीजेपी की नीतियां, विकास मॉडल, योगी मॉडल पसंद नहीं है। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर चंद्रमोहन शर्मा जी। लेकिन चलते हैं जावेद अहमद जी के पास, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जावेद जी, अब तो समझ गया होंगे ना सर, कांग्रेस से आए हुए समाजवादी पार्टी में थोड़ा कम वक्त ही हुआ है आपको, लेकिन समाजवादी पार्टी की संरचना है ना, उसका आधार अखिलेश यादव की सोच, अखिलेश यादव का विजन है ना, किस आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है। कहाँ आप लोग सामाजिक सौहार्द की बातें करते हैं, लेकिन समाज के एक एक वर्ग पर है ना, जातीय आधार पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ कैसे आ रही है जावेद अहमद, जरा बताइए क्या है प्लान, क्या है आप लोगों का? बहुत स्पष्ट चीजें हैं जो समाज में पिछड़ गए, जिनका उत्पीड़न हुआ, जो अन्याय के शिकार हुए, अगर उनको उनके अधिकार अगर राजनीतिक तौर पर मिले और संवैधानिक तौर पर मिले तो इसमें कष्ट क्यों होने लगता है जब भारतीय जनता पार्टी विरोधी राजनीतिक दल ये प्रयास है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने वर्ग को जाति में विभाजित करके जिस तरीके से जाति सम्मेलन किए उस पर तो कोई उंगली नहीं हुई। अगर कोई किसी भी क्या समाज में किस जात के लोग राजनीति करेंगे यह भी अब तय करेगी भारतीय जनता पार्टी। देश के अंदर जो भी नागरिक है, जो भी भारतीय है, उसको पूरा संवैधानिक अधिकार है। जो लोग पिछड़ तो क्या जावेद जी मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा आपसे, कुछ सोच करके रखिएगा। तो क्या समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव को एक प्रयोगशाला की तरह देख रही है? ये बड़ा सवाल है। अगर आप लोग प्रयोग कर रहे हैं तो पता नहीं इसमें आप लोग पास करेंगे, फेल करेंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर अभी भी प्रयोग में लगे हुए हैं तब तो बहुत मतलब हैरानी की बात होगी। खूब गठबंधन हो रहा, छोटे छोटे दलों के साथ, बड़े दलों का साथ नहीं चाहिए अखिलेश यादव को। बीजेपी के पास है विकास का मॉडल, जिसे विपक्ष के लोग ही योगी मॉडल और तमाम तरह की चीज़ें कहते हैं। योगी मॉडल बीजेपी दावे कर रही है कि 350 का लक्ष्य वो हासिल करके रहेगी। अब जनता किस पर भरोसा करेगी, सवाल। चलिए मेहमानों के पास सीधे चलते हैं। और इस वक्त आप जो सवाल मैं एक पूछ रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जावेद अहमद जी से। जावेद जी मैं आऊँगा थोड़ी देर के बाद, थोड़ा सा एक सवाल सबसे मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ ले लूँ, क्योंकि आज बहुत सारे सभी पार्टियों के नेता हैं। मैं एक दो लोगों को और बुलाना चाह रहा था, लेकिन दिक्कत है कि एक घंटे में किन से क्या सवाल पूछता। फिर चंद्रमोहन शर्मा जी के पास में आता हूँ। चंद्रमोहन शर्मा जी,
अब बहुत ही क्लैरिटी के साथ मुझे आपसे एक जवाब चाहिए। समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के लिए लालाई थे आप लोग, ये दिख रहा था, मीडिया में इस तरह की खबरें भी आ रही थी। अखिलेश यादव ने बिल्कुल नहीं सटाया, जैसे कि 2017 में आप दोनों है ना, दो लड़कों की कहानी खूब गूंज रही थी। लेकिन इस बार दूसरे लड़के की तलाश में अखिलेश यादव आगे बढ़ गए और आप लोग पीछे रह गए। अब भरोसा किस पर करें? आप लोग सेल्फ गोल में लगे हैं, आपके पार्टी के बड़े नेता सेल्फ गोल में लगे हैं और आप लोग मेहनत कर रहे हैं जमीन पर। फ्रस्ट्रेशन तो होती होगी ना सर चंद्रमोहन शर्मा जी की, कहाँ फंस गया, किस पार्टी में फंस गया। ऊपर वाले सब सेल्फ गोल कर रहे हैं, हम लोग जो है जमीन पर खड़ा होकर के पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जीतने के लिए। बताइए सर। गौरी शंकर जी, कांग्रेस का सेल्फ गोल भाजपा को यूपी से मुक्त करना है, और लड़की है, लड़ सकती है, बेरोजगारी है, महंगाई है, महामारी है, डीजल पेट्रोल की मार है, और व्यापार के अंदर व्यापारी मंदी झेल रहा है और सरकार मस्त होकर उद्घाटन कर रही है। 4.5 साल गुजर जाने के बाद, नींद और निद्रा के अंदर सोने के बाद, जगाए जाने के बाद उद्घाटन करना सरकार की नीति बन गई है। तो कांग्रेस तो अपने कार्य को प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली यूपी अध्यक्ष अजय लल्लू के संगठन के साथ अपना जनाधार कम होने के बाद उस जनाधार को और संगठन को मजबूती करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता के हर मुद्दे को मुखरता के साथ रख रही है। गठबंधन होना या ना होना, किसके साथ होगा, कैसे होगा, ये आगे जैसे जैसे सिस्टम सामने आएगा वो सामने आएगा। कौन किसके साथ रहेगा। तो क्या ऐसा नहीं लगता शर्मा जी आपको चारों तरफ से झटके दिए जा रहे हैं? बीजेपी की तरफ से झटका अलग है, समाजवादी पार्टी की तरफ से अलग झटका दिया जा रहा है कि 1979 है ना। कांग्रेस ने यूपी को दिया, टीएमसी का तो खैर मान लिया कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, लेकिन झटके पर झटके मिल रहे हैं आपको। इस झटके का असर जो है आज अच्छा है। तो आज जनता, उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति उन मुद्दों को समझ रही है, देख रही है। तो ये इलेक्शन जो 22 का है, कैसे समझे सर? अदिति सिंह भी निकल गए। कांग्रेस का अदिति सिंह को ही मना नहीं पाए आप लोग, है ना। रायबरेली के किला में कम से कम एक तो कम से कम रखवाली कर रही थी, उसको भी नहीं मना पाए। राज बब्बर भी जाने वाले हैं, सुन रहे हैं, राज बब्बर का भी सुन रहे हैं। क्या सही बात है क्या चंद्रमोहन शर्मा जी? सुनते राज बब्बर जी भी जाने वाले हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे लेकिन जाने वाले हैं। बहता है, कहाँ जाता है, नदी के अंदर पानी खत्म नहीं होता है। तो जिसने जाना है, अब आप कह रहे हैं मुझे खबर नहीं है कि वो जा रहे नहीं जा रहे हैं, आपको ज्यादा पता है क्योंकि आज का मीडिया उस पर ज्यादा खबर रखता है। नहीं, रखना पड़ता है, उनको कमेटी में नहीं रखा है ना। ये तो बहुत बड़ी इंसल्ट है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को आपने कमेटी में नहीं रखा। अदिति सिंह के बारे में हम लोग बहुत पहले बोल दिए थे कि जा रही है बीजेपी में। आप लोग देखिए, मेरे ऊपर सवाल भी उठाया जा रहा था कि क्या बात कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन देखिए, मैं शिकायत कर रहा हूं, अदिति सिंह को आप लोगों को मनाना चाहिए था। वो कांग्रेस से निकल गई ना, ठीक नहीं है आप लोगों के लिए। हालांकि बहुत पहले निकल गई थी आपकी सोच से, लेकिन अब जो है सशरीर आपकी पार्टी से बाहर निकल गई। संतोष यादव के पास आते हैं। संतोष यादव आरएलडी के नेता एक मिनट सर, एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सर, आते हैं देखिए, सबको मौका दिया हो गया। 2-3 सवाल में पूछ लिया, परिवर्तन यूपी के अंदर आने वाला है। बिल्कुल देखते हैं सर, देखते हैं। अब अदिति सिंह को मना नहीं पाए, कितना परिवर्तन कर पाएंगे देखना पड़ेगा। देखिए, मैं पत्रकार हूं, तीखा बोलूंगा तो बुरा मत मानिए। संतोष यादव के पास आते हैं। आप पत्रकारिता निभाइए। निभा रहे हैं सर, तभी तो सवाल पूछ रहे हैं, वरना आप टिकने देते क्या? यहाँ एक सवाल नहीं पूछ पाता मैं आप लोग को रहते हुए। ये तो पत्रकारिता की हिम्मत है और मेरी हिम्मत है कि जमीन पर चीजें दिख रही, उसके हिसाब से हम सवाल पूछते हैं, वरना कहां टिकने देते चंद्रमोहन शर्मा जी। मैं आता हूं संतोष यादव के पास। संतोष यादव जी, एक सीट मिला था आपको, है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 में। एक, मैं सही बोल रहा हूं सर? सही बोल रहा हूं ना? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा है। हाँ, ठीक है। इस बार जो है, इस बार किसान आंदोलन की शुरुआत से लेकर अभी तो आंदोलन चल ही रहा है। आपके जयंत चौधरी जी काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, गठबंधन करने की पूरी तैयारी चल रही है। 36 सीट है ना, 36 सीट ऐसा सुने हैं कि 36 सीट आप लोग को मिलेगा। क्या लगता है कि 36 सीटें देने के लिए तैयार हो जाएंगे अखिलेश यादव? और तैयार हो भी गए, और एक सीट वाला अगर 36 सीट में अगर 3 सीट है ना, 3 ही सीट जीत पाया तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो गया गठबंधन को। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा जीते, लेकिन जरा फॉर्मूला बताइए कैसे जीतेंगे आप। नहीं, देखो गौरी शंकर जी,
हम आपको बताना चाहते हैं कि 36 सीट आप हमको बता रहे हैं जो, हाँ। अगर 36 सीट हमको मिली तो 3600 सीट हम जीतने की तैयारी में हैं। आज की डेट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान और नौजवान राष्ट्रीय लोक दल के साथ में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 700 किसान हमारा शहीद हुआ है धरने पर, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए भाजपा तैयार रहे, क्योंकि 700 किसानों जो किसान शहीद हुए हैं उसकी जिम्मेदार सिर्फ भाजपा है। लखीमपुर में जो कांड हुआ, जो जीप से हत्याएं कर दी गई किसानों की, उसकी जिम्मेदार भाजपा है। और भाजपा ही नहीं, इनका एक मंत्री है जनता जो गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भी ये कहते हैं कि हमको दूरबीन से भी यूपी में माफिया नहीं दिखाई देता है, बदमाश नहीं दिखाई देता है, लेकिन उन्हीं के मंच पे एक किसानों का हत्यारा मंत्री वहां पर बैठा हुआ है। मैं किसानों की ओर से और राष्ट्रीय लोक दल की ओर से ये जानना चाहता हूं भाजपा से कि ये किसानों की हत्यारी बात बताएं सर, सुनिए एक बात बताएं। बड़ा मैं बड़ा उलझन में कहना चाहती है, मैं बड़ा उलझन में, छोटा सा में क्यों है आप? हाँ, ब्रेक में जाने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूं लोगों को, मैं बड़ा उलझन में है। आप किसानों की क्या किसान नेताओं ने कभी खुलकर कहा कि मैं आरएलडी के साथ हूं? क्या किसान नेताओं ने खुलकर कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ हूं? क्या किसान नेताओं या फिर किसान नेता जो नेतागिरी कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं हो, एकदम जो किसान है उन्होंने कभी कहा कि मैं कांग्रेस के साथ हूं? फिर दावे किस आधार पर हो रहे हैं सर? किस आधार पर दावे किए जा रहे हैं कि पूरा किसान खुल करके आरएलडी को वोट करेगा, समाजवादी पार्टी को वोट करेगा? क्या आसान है कि गठबंधन करके वोटों को, है ना, लोगों को आप वोटों में कन्वर्ट कर लें? इतना आसान है क्या? अगर इतना आसान होता तो फिर तो सभी पार्टियां कुछ से कुछ दावे करती, कुछ से कुछ रिजल्ट देने की कोशिश करती, लेकिन ऐसा नहीं है सर। मुझे लगता है 2022 का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। जनता कुछ भी करेगी, कोई भी खेल खेलेगी। हो रही है गठबंधन तो हो रहा है, खूब तेजी से हो रहा है, लेकिन गठबंधन करके क्या पार्टियों के बीच की जो एकता है, जो गठबंधन है, क्या जनता को अपनी तरफ लुभाने में कामयाब होंगी ये पार्टियां? ये बड़ा सवाल है। अलग अलग तरीके से लोग इसका जवाब दे रहे हैं। चलिए अपने मेहमानों के पास चलते हैं और जावेद अहमद जी से हम पूछ रहे थे। जावेद अहमद जी अपने तरीके से संजय चौधरी को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मैंने डिबेट को ओपन कर दिया, बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन किसी विपक्ष के नेता के पास उनकी बात की, है ना, काउंटर करने के लिए शब्द नहीं है, ना आंकड़े हैं। जावेद अहमद जी पता नहीं 14 साल 15 साल पहले की कहानी बता रहे हैं। जो आंकड़े कह रहे हैं संजय चौधरी जी, उस आंकड़े को काटने के लिए चंद्रमोहन शर्मा जी के पास अगर कोई जवाब है तो बोलिए सर। जो है गौरी शंकर जी, पत्रकारिता का धर्म को आपके सामने 3 बार उंगली उठाई काउंटर देने के लिए। काउंटर वो होना चाहिए। मैं तो बोला सर, आप सुने नहीं क्या? चंद्रमोहन शर्मा, मैं चाह रहा था कि मुझसे सवाल सुने बिना काउंटर कीजिए। कोई काउंटर ही नहीं कर रहा है कि उसी राजनीतिक दल के अंदर, यूपी के अंदर आपको अपना दल, राजभर और निषाद पार्टी जीत गई, और आज आप एक चैनल के अंदर बैठ के यूपी की उन्हीं पार्टी और उन्हीं जाति वर्ण की तौहीन कर रहे हैं जिसके थ्रू आपने सत्ता हासिल करी थी। और सूबे की जनता वर्ण के लोग समझे, बीजेपी को सत्ता मिलने के बाद उनकी वाणी, उनकी दृष्टि और उनकी नीति कैसे बदलती है। क्योंकि सत्ता आने के बाद जब सत्ता के निष्कुल जो है और उसका जोर जनता से हट जाए, तो उसके नेता और प्रवक्ता इसी तरह से वर्ण की तौहीन करते हैं, जो संजय सिंह जी ने भाजपा के नेता जो संजय जी कुमार कर रहे हैं। तो जब कोई काम की कथनी ना हो, अब जिसे आता है कि अगर ऐसा नहीं था तो प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री करते जरूरत पड़ गई, क्योंकि उसी से पहले मुख्यमंत्री को दिल्ली के अंदर, और उसी के कारण समय आ गया। आटा महंगा, मोबाइल महंगा, आटा महंगा, उस पर आप बात नहीं करोगे। और चैनल के अंदर चलिए ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, चलिए मुझे अच्छा लगा, कम से कम मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस पार्टी ठीक है सिमट गई। कांग्रेस पार्टी ठीक है, सुनिए सर, कांग्रेस पार्टी बढ़ने की कोशिश में लगी हुई है, ठीक है, कम से कम जवाब तो देने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी, कम से कम जवाब तो कांग्रेस पार्टी दे रही है। चंद्रमोहन शर्मा प्रवक्ता यहाँ पर जो है जवाब तो दे रहे हैं। प्रवक्ता अभी जो नए नए बने हैं जावेद अहमद जी समाजवादी पार्टी के पास, उनके पास तो लगता है कोई जवाब ही नहीं है।
गठबंधन पर पूरा भरोसा करके बैठे हुए हैं जावेद अहमद जी, कैसे काम चलेगा? ओम प्रकाश राजभर पर आपको भरोसा है, जयंत चौधरी पर आपको भरोसा है, लेकिन अखिलेश यादव पर भी तो भरोसा कर लीजिए सर। अखिलेश यादव जो कर रहे हैं बड़ा, ये नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, बताइए सर। योगी जी को योगी पे भरोसा है या नहीं, या योगी जी को नरेंद्र मोदी पे भरोसा है या नहीं, विषय इस बात का है। रुकिए चंद्रमोहन शर्मा जी, बोलने दीजिए जावेद अहमद जी। आपने अपने पॉइंट अच्छे से रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जावेद अहमद जी नहीं बोलेंगे। मैं आता हूं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक के पास। संतोष यादव जी थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलिए भाई साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अटके हुए हैं, थोड़ा बाहर निकलिए, है ना। कुछ तो बात रखिए अपनी सर, कुछ तो बात रखिए। फिर कहेंगे एंकर ही बोल रहा है, बीजेपी का प्रवक्ता है, और इतने लोगों को बुलाए, सब खामोशों करके बैठे हुए हैं, तो बीजेपी कहां गलत है सर, बताइए फिर बताइए सर। डॉक्टर सुनील कौशिक, कहां बीजेपी गलत बोल रही? बिल्कुल जब किसी के पास जवाब ही नहीं है तो आप लोग सब फेल हो, फिर बीजेपी पास है, बताइए सर। रुक जाइए जावेद अहमद जी, रुक जाइए, पुरानी 16 साल पहले वाली बात मत करो। क्या है गौरी शंकर जी, जब प्रवक्ता पढ़ के नहीं आएंगे, अध्ययन करके नहीं आएंगे, तो मुझे नहीं लगता काउंटर कर पाएंगे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी को आप परास्त कर सकते हैं, जनता के सामने एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन वो मुद्दे आने चाहिए, वो मुद्दे जनता से जुड़े होने चाहिए, जनता का दर्द उसमें झलकना चाहिए। पार्टी को कोई भी और केवल आप गोलमोल वही बातें करते रहेंगे जो उसका गोलमोल का कोई मतलब नहीं है। वही गोलमोल किसान तमाम ऐसे मुद्दे। अरे भाई साहब मुझे एक बात बताएं, 4.5 साल में क्या 4.5 साल में सरकार ने काम नहीं किया? सुन लीजिए, एक भी विपक्ष के किसी नेता ने यह मुद्दा नहीं उठाया कि जब नोटबंदी इस देश में हुई तब 16.5 लाख करोड़ रुपए नकदी थी, आज 29.5 लाख करोड़ देश में नकदी है, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं नोएडा की बात बता रहा हूं, नोएडा में 110 करोड़ रुपए की प्रतिमाह की बिजली चोरी होती है, लगभग 1000 करोड़ से ऊपर की चोरी नोएडा में हो रही है, 90,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान में बिजली विभाग है। इसको कौन उठाएगा? हम उठाएंगे कि विपक्ष उठाएगा? आम आदमी मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन विपक्ष उठाना ही नहीं चाहता, विपक्ष अध्ययन ही नहीं करना चाहता। अक्षय आर्य जी जब इस डिबेट में आप आए थे भाई साहब, तो इस डिबेट का विषय तो पता होगा ना आपको? जी बिल्कुल। इस डिबेट का विषय था गठबंधन छोटे दलों के साथ, संजय सिंह मिलने के लिए जा रहे हैं जी। तो आपसे जब पूछ रहे हैं तो क्यों नहीं क्लियर बात कर रहे हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल क्लियर बात सही बात करोगे तब तो बीजेपी के प्रवक्ता पास हैं सर। बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूँ। आप सुशासन की बात करते हैं, आप ये बताइए कि उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर आप लोगों ने फ्री बांटे थे, उनमें से कितने सिलेंडर उनके जो लाभार्थी थे वो दोबारा भरवा पाए? आप इसकी समीक्षा हमें बता दीजिए। बताइए सर चौधरी जी। दूसरी चीज मैं अपना आंकड़े आपके पास है ना, तो पूरी बात और पूछना चाहता हूं। आप ये बता दीजिए मुझे, एक स्कूल अगर आपने उत्तर प्रदेश में, नया सरकारी स्कूल, नया सरकारी कॉलेज अगर आपने उत्तर प्रदेश में कहीं बनाया तो मुझे एड्रेस दे दीजिए उसका। किसी अस्पताल में अगर आपके पास पहले 10 डॉक्टर हुआ करते थे, उनमें से 4 डॉक्टर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी दोबारा से भर्ती कब कर रहे हैं आप ये बताइए। गाजियाबाद के जिला अस्पताल की मैं बात कर रहा हूं कि वहां जितने भी डॉक्टर्स हुआ करते थे वो निकल रहे हैं, वहां दोबारा उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। ये शिक्षा चिकित्सा की बात है, रोजगार की बात बताइए। ऐसा हर जगह उत्तर प्रदेश के हर स्कूल में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के स्कूल में टीचर्स को होना चाहिए, वो कुत्ते बैठे हुए हैं चेयर्स के ऊपर। ये दुर्व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भाजपा के शासनकाल में हुई है। यहाँ की सड़कों की स्थिति आप देख लीजिए। आप यहाँ से नोएडा से गाजियाबाद के लिंक रोड पे जाएंगे, आपको पता चलेगा पिछले 4-5 सालों से सड़क ठीक है, लेकिन इसका लेकिन ये यहाँ के हॉट सिटीज की बात। लेकिन सुनिए अक्षय यार, ये सब ठीक है। अब एक मिनट रुकिए चौधरी जी, ये सब ठीक है। जब ये सारी चीजें हैं, इसके बावजूद संजय सिंह अखिलेश यादव से मिलने के लिए क्यों जा रहे हैं? देखिए, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में आपने सियासी महत्वाकांक्षा बढ़ी। गौरीशंकर जी आपने समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल में कौन बहुत बेहतर काम कर 2017 के चुनाव में भी जातिगत स्थितियां यही थी जो 2022 के चुनाव में है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। चलिए सर, सबसे बड़ा कारण ये था, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि विपक्षी सारी वोट बजट। एक मिनट, संतोष यादव समझिए, मैं आपने ठीक अपनी बात रखी। संतोष यादव के पास में आता हूं। सर इतने खामोश क्यों है सर संतोष यादव जी, है ना? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना बवाल हो रहा है, किसान आंदोलन, है ना, आरएलडी, जयंत चौधरी को आप लोग हीरो मानने लगे हैं कि अब तो इन्हीं के सहारे जो है आरएलडी का पूरा जो है बेड़ा पार होगा। बीजेपी को, है ना, हर दिन पानी पी कर कोस रहे हैं। अखिलेश यादव अच्छे लगने लगे, कहा तो अखिलेश यादव अच्छे नहीं लगते थे, अब वो अच्छे लगने लगे। कुछ तो बोलिए सर,
आए हैं घंटा में, तो कुछ तो बोलिए। धन्यवाद आपको कि आपने हमको समय दिया। समय देने की क्या बात है, ओपन था डिबेट सर, आप बोल ही नहीं रहे थे। धन्यवाद, मुझे मत बोलिए। झगड़ा करने कोई मतलब नहीं है, झगड़ा नहीं सर, अपनी बात रखिए। चाहता हूं आपको, हाँ मेरी बात सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि नोटबंदी के दौरान बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाओं से एक एक रुपया जेब से निकाल करके बैंक में जमा कराने के बाद भी गठबंधन पे बात कीजिए सर, गठबंधन पे। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आरएलडी के नेता से गठबंधन की बात कर रहा हूँ। मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ। गठबंधन आप लोग का अखिलेश यादव से है। आरएलडी कैसे जीत करके अखिलेश यादव को खुश कर पाएगी, जरा बताइए, क्या समीकरण है आपके पास? मेरी बात सुन लीजिए। 700 किसान शहीद हो गए हैं, 700 किसान शहीद हो गया। और लखीमपुर की घटना आप याद करिए, किसानों की हत्यारी है सरकार, इस पर वोट नहीं और मिलेगा। आप अंदाजा ये लगाइए कि कोरोना काल में तमाम लोग ऑक्सीजन की कमी से तमाम लोगों की मौत हो गई है। पूरा खेल उल्टा हो गया। कोरोना काल में स्कूल बंद रहे, बच्चों की हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिए। मेरा गठबंधन शहीद किसान आप किसको मानते हैं संतोष यादव जी? शहीद किसान किसको मानते हैं आप? सरकार की लाठीचार्ज से मरा, गोली से मरा, भूख हड़ताल से मरा, आप तीनों में से आप बताइए ना किससे? आप यही ऐसे आप सवाल जनता को, सरकार को घेरने का आप काम करेंगे जिनके जवाब आपके पास नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए जी। जब किसान कानून, तीनों कानून लाए गए, मोदी जी की वाह की गई। उसी किसानों के विरोध में जो किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और धरना स्थल पे सही सवाल तो पूछे, लाठीचार्ज हुआ क्या? सही सवाल, भूख हड़ताल पे बैठे क्या? सरकार ने गोली चलाई क्या? 700 किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अरे मौत कैसे हुई है तो बताइए। किसानों के मौत का जिम्मेदार कौन है? अरे संतोष जी, मौत कैसे हुई है तो बताइए। किसानों की मौत का जिम्मेदार, ठंडक में किसानों की मौत का जिम्मेदार किसे माना जाए? बड़ा विषय है गर्मी में, यादव जी, बीमारी से वहां गर्मी में ये मौत हुई है तो उसका जिम्मेदार संगठन है। आप लोग आप उसकी व्यवस्था नहीं कर पाए। इमोशनल सरकार कहां से आ गई इसमें? मैं तो बस एक बात कहना चाहता हूं। नहीं थे तो मैं तो बस एक बात कहना चाहता हूं कि अगर सरकार, एक मिनट सर, अगर सरकार 2 कदम आगे बढ़ी है तो कम से कम 1 कदम तो आगे बढ़ करके दिखाओ। मेरा ये कहना है कि ऐसे कानून को लाने की क्या जरूरत अच्छा से जिन कानूनों को काले कानून सरकार को कहा गया, किसानों ने याद दिलाया, उनको सबसे पहले क्यों नहीं वापस ले लिया गया? ठीक है सर, क्या इस बात का इंतजार था कि 700 किसान जब खत्म हो जाएंगे संतोष यादव जी, उसके बाद ही आप कानून वापस लेंगे? यादव जी, क्या लखीमपुर की मुझे पता है सर, मुझे पता है आरएलडी, मुझे पता है सर, आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाति कार्ड, इमोशनल कार्ड, किसान कार्ड, यही सब खेल रही है। बाकी कुछ नहीं है आपकी किसान और नौजवान आरएलडी के साथ में है। सीट जीतने वाली पार्टी जो है, पार्टी को अपनी शर्त पे दे रहा है। एक रोजगार देने का काम नहीं किया है। मैं सुन लीजिए संतोष, एक मिनट सुन लीजिए, 20 सेकंड। लखीमपुर घटना को लेकर के क्या किसी पार्टी ने अपने एडवोकेटों की टीम बना करके लड़ने के लिए किया है क्या? ये लड़ेंगे मुकदमा? किस पार्टी के पास अच्छे एडवोकेट नहीं है? केवल आप राजनीति करेंगे यहाँ बैठ के, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उनका पक्ष नहीं रखेंगे, आपका पैदल वहां नहीं लड़ेगा। चलिए सर, आप सब यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।